मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस, मैं प्रैक्टिस करती हूँ हिसार में। आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर एज की फीमेल्स इससे सफ़र करती है और कई बार इतना ज़्यादा सफ़र करती है कि उसके जो वर्किंग शेड्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई घर का काम करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो 3 से 4 दिन उनके लिए बहुत पीड़ादायक होते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है और कई बार ये नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये जो पीरियड्स में इतना दर्द हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्या हम घरेलू इलाज लें या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए? मेडिसिन का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? डॉक्टर से जाने से भी डर लगता है कि डॉक्टर कोई बीमारी बता देंगे, बहुत लंबी लिस्ट बता देंगे दवाइयों की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। तो आज इन सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीरियड्स में आखिर दर्द होता क्यों है। पीरियड्स में दर्द होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं हमें तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में भर जाते हैं। एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन होता है जो भर जाता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना। जब कोई चीज सिकुड़ती है, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, बहुत सीवियरली अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पेनफुल होता है, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स में पेन होता है। कई बार जब ब्लीडिंग भी चल रही होती है, अगर कोई क्लॉट अंदर है, फंसा है, तो यूट्रस बहुत सीवियरली कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो क्लॉट बाहर निकल जाए। तो पीरियड्स में यूट्रस इसलिए भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अंदर जो हमारी लेयर है या फिर जो क्लॉट्स है, ब्लड है, वो सब उससे कॉन्ट्रैक्ट होने से उसको बाहर निकलने में हेल्प होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये पेन ज्यादा महसूस होता है, कुछ लोगों को ये पेन महसूस नहीं होता। इसका रीजन यही है कि आप में कितना लेवल प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बन रहा है। किसी के ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं तो उसको ज्यादा पेन होगा। तो ये रीजन रहता है। और शुरू में जो पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं, माहवारी जब स्टार्ट होती है 12-13 साल की उम्र में, तब ये देखा गया है कि ज्यादातर एनोवुलेटरी साइकिल्स होती हैं और एनोवुलेटरी साइकिल्स होती हैं वो पेनलेस होती हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है आपकी ओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं। ओवुलेटरी साइकिल्स वो होती है माहवारी की जिसमें हर महीने एग रिलीज होता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है या ये देखा गया है कि जो ओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं वो पेनफुल होती हैं, क्योंकि उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा रिलीज होते हैं। लेकिन ये जो ओवुलेटरी साइकिल का पेन है, इसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसको आप सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो होता है जो किसी बीमारी की वजह से होता है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया से हम कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो पीरियड्स के दिन, जिस दिन आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं उस दिन से वो पेन शुरू होता है और जब आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो ये पेन सेकेंड डे काफी कम हो जाता है। तो नॉर्मली ये पेन किसी को 1 दिन या किसी को 2 दिन रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का पेन है वो काफी दिन पहले शुरू हो जाता है। पीरियड्स आने से पहले 4-5 दिन, कुछ लोगों को 10-10 दिन भी पेन रहता है। और जब पीरियड्स आते हैं ये पेन उस वक्त चलता रहता है और कई बार पीरियड्स जाने के बाद भी ये पेन थोड़े दिन रहता है। तो इसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें ये बीमारी तो नहीं है। अगर आपको इस तरह का पेन रहता है जैसे मैंने डिस्क्राइब किया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, तो उसमें आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जिसे कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करानी चाहिए। तो इसमें हम क्या हमें बीमारियां पता चलेंगी। सबसे पहले नंबर जो बीमारी इसमें हमें पता चलेगी वो रसौलियां हैं। बच्चेदानी में अगर किसी के रसौलियां हैं तो उन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। रसौलियां जो कि मांसपेशियों की बनी होती हैं, बच्चेदानी जिस मांसपेशी की बनी होती है वही मांसपेशी एक जगह बढ़ के रसौली का रूप ले लेती है। तो इसलिए अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो ये जो रसौलियां आपको बहुत पहले हमें पता चल जाता है और उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। रसौलियों की कोई दवाई नहीं आती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। आपको पता चलेगा कि हम रसौलियों को क्या इलाज देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कब इसकी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। सेकेंड जो रीजन रहता है वो इन्फेक्शन रहता है, जिसे हम पीआईडी भी बोलते हैं या आम भाषा में बच्चेदानी की सूजन बोल देते हैं। जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव रहती है ज्यादातर पीआईडी उन्हीं को होता है, क्योंकि ये जो डिजीज है 80% इंटरकोर्स की वजह से होती है। तो अगर आपको पीआईडी है तो आपको नीचे नलों में दर्द होता है, डिस्चार्ज येलो कलर का या व्हाइट कलर का हो सकता है, आपको डिस्चार्ज आता हो। तो उस पेशेंट्स को भी पीरियड्स हैवी भी आते हैं, साथ में पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन भी होता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि एडिनोमायोसिस हो। एडिनोमायोसिस में यूट्रस का जो साइज होता है मांसपेशियां वो डबल ट्रिपल
4 टाइम्स हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा जब मांसपेशियां हो जाएंगी और वो कंट्रैक्ट करेंगी तो स्वाभाविक है कि पेन ज़्यादा होगा। इन केसेस में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इन केसेस में भी कुछ ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके महीने के 3 से 4 दिन वेस्ट हो रहे हैं, आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रहे, आप अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे, अगर आप टीचर हो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आज के टाइम में एक उभरती हुई बीमारी है, जिसके पेशेंट्स हम लगातार दिन रात हमें ज़्यादा मिलते हैं पहले से ज़्यादा। इसमें क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वैसे ही लेयर पेट के अंदर बनने लग जाती है। ये ओवरीज की अंडेदानी पे भी बन सकती है, आंतों पे भी बन सकती है, बच्चेदानी की बाहर की सतह पे भी बन जाती है। और इसमें से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब्सटेंस पी, जो चीज़ें पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में पेन होता है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसे पेशेंट्स को सारे मंथ बहुत ज़्यादा पेन होता है और पीरियड्स में उससे ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपको बहुत ही सीवियर पेन है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस ना हो, क्योंकि उसका अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो डिजीज वहीं की वहीं रुकी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपके पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम हो। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में आपकी जो नसें होती हैं उनमें खून का भराव ज़्यादा रहता है। ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, या फिर हो सकता है अभी अभी आपके अबॉर्शन या डिलीवरी हुई हो, तो उसमें भी डिलीवरी अबॉर्शन के 5-6 महीने बाद तक भी कई बार खून का बहाव नीचे ज़्यादा रहता है। तो ये टेम्परेरी स्टेट होती है, बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट लेना बेटर रहता है। नेक्स्ट रीज़न होता है रिट्रोवर्टेड यूट्रस। कई बार जो देखा गया है कि कई बार गर्भाशय जो होता है उसकी नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो आगे की तरफ होती है, एंटीवर्टेड पोजीशन बोलते हैं हम इसे, लेकिन कई बार गर्भाशय पीछे की साइड झुका रहता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिस्मेनोरिया होता है। तो इसमें भी आपको ट्रीटमेंट में आपको दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं, और साथ में आपको ये बताया जाता है कि आप पेट के बल सोएं, जिससे कि गर्भाशय को आगे की तरफ पोजीशन लेने में हेल्प मिले। कई बार देखा गया है कि जो बचपन से ही किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर बचपन 12 से 18 साल की एज में किसी को शुरुआत से ही अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है महामारी के समय, तो पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर ना करें। हो सकता है उनको मुलेरियन एनोमली हो। मुलेरियन एनोमलीज बहुत ही रेयर होती हैं। इसमें बच्चेदानी की बनावटी शेप जन्म से ही खराब होती है, और जब बच्चे को पीरियड्स आने लगते हैं तब इस बात का पता चलता है, या पता नहीं भी चलता, क्योंकि कई बार काफ़ी लोग डॉक्टर्स के पास समय तक नहीं जाते। जैसे किसी की 2 बच्चेदानियाँ होती है और एक बच्चेदानी दूसरे बच्चेदानी से जुड़ी नहीं होती, तो जिससे क्या होता है, जब पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग होती है। एक बच्चेदानी जो बाहर के रास्ते से जुड़ी है वो तो ब्लड निकल जाता है, लेकिन दूसरी बच्चेदानी जो बच्चेदानी से नहीं जुड़ी हुई है उसमें वो ब्लड इकट्ठा होता रहता है महामारी का, जिसकी वजह से भयंकर पेन होता है। ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्मेनोरिया होता है। तो आपको मैं एक ये सलाह देना चाहती हूँ, किसी के भी जिसके भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आपको इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर के जाके जरूर चेकअप कराएं, अपना 3D अल्ट्रासाउंड या MRI कराएं, ताकि बचपन में अगर ये किसी को प्रॉब्लम है और उसका तुरंत निवारण किया जा सकता है। इससे कई सारी और बीमारियां भी पैदा होती है बाद में, तो वो सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग इसके नेचुरल इलाज के बारे में भी बात करते हैं। इसका नेचुरल तरीके से भी आप इलाज कर सकते हो, जैसे कि हॉट बैग थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग पानी की गर्म बोतलें यूज़ करते थे पहले ज़माने में। आजकल हॉट वाटर बैग्स, इलेक्ट्रिक बैग्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या आप रबर के बैग्स होते हैं उसमें गर्म पानी भर के आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हो, आप ध्यान रखो कि आप बहुत एक्सेसिव गर्म नहीं यूज़ कर रहे हो, क्योंकि 1-2 पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत गर्म पानी की वजह से बर्न हो गया, या फिर जो पानी की बॉटल थी रबड़ की वो खुल गई और वो पानी गर्म पानी से बर्न हो गया। तो इलेक्ट्रिक जो बैग्स आते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा सेफ़ है इस चीज़ के लिए। तो उससे हीट थेरेपी देने से पीरियड्स के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। सेकेंड थिंग, आप कोई भी नेचुरल जो पेन रिलीविंग ऑयल्स होते हैं, मसाज ऑयल्स होते हैं, जैसे लौंग का तेल या फिर जिसमें कपूर होता है, जिससे स्मेल आती है, तीखी स्मेल आती है, उस तरह का तेल आप अपने पेट पे यूज़ कर सकते हैं। उसकी हल्की हल्की मसाज करा सकते हैं, और साथ में कमर पे भी मसाज करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ये पेन कमर में भी होता है और टांगों में भी होता है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप गर्म चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर
रात भर आप मेथी के जो दाने होते हैं, उन फेनुग्रीक दाने होते हैं, उनको भिगो के रखें, या अजवाइन का पानी है, ये सारी चीज़ें भी कई बार पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपका नेचुरल तरीकों से पेन में रिलीव नहीं हो रहा है तो बेटर है आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं। बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि सेफ होती हैं। सिर्फ पीरियड्स में 2 या 3 दिन मेडिसिन लेने से आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। मेफ्टल स्पाज्म आती है, नेप्रोक्सन आती है, कॉम्बिफ्लेम होती है, कई सारी मेडिसिन होती हैं। किसी को किसी मेडिसिन से आराम आता है, किसी को किसी मेडिसिन से आराम आता है, तो वो देख के देखते हैं कि किसको किस मेडिसिन से आराम आता है। मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? काफ़ी लोग कहते हैं कि मेडिसिन लेने से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, गंदा खून निकलता नहीं है बॉडी से। तो ये सारी चीज़ें ठीक सही नहीं है। पीरियड्स में अगर आप मेडिसिन लेते हो, फ्लो कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो फ्लो कम हो गया तो आपकी बॉडी में कोई खराबी हो गई। क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं उसमें एक एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसको फ्लो के साथ, ब्लड के साथ वो निकलती है। तो अगर आप पीरियड्स में पेन किलर ले रहे हो, उससे फ्लो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंडोमेट्रियम आपके अंदर रह जाएगी, वो डिजेनरेट होके वैसे भी निकल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम पीरियड्स में दवाई ले लेते हैं, पीरियड्स रुक जाएंगे, बॉडी में गंदगी रह जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में हो कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप घर का काम नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है कि आप पेन किलर मेडिसिन ले लें। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, उन्हीं पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें इतना सीवियर पेन है कि जिसकी वजह से उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज सफ़र हो रही हैं। और ये लेने से भी कोई नुकसान नहीं होता। आपकी जो यंग एज होती है, जो 20 से लेके 40 ईयर्स की एज होती है, उसमें गर्भ निरोधक गोलियां हम अगर देते हैं, लंबी भी देते हैं, तो उसके कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं और नुकसान बहुत बहुत कम होते हैं। तो आपको, अगर आपके डॉक्टर आपको वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर आपके फाइब्रॉइड्स है, सपोज आपको आराम नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपको उसकी सर्जरी एडवाइस करी जाए। एंडोमेट्रियोसिस है, कई बार उसके लिए भी सर्जरी करनी पड़ती है। मुलेरियन एनोमली है, जो मैंने बताया कि कई बार बच्चेदानी की शेप में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। तो इसका जो भी ट्रीटमेंट है उसे आपको लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से आपको रिकमेंड करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो आपको लेना चाहिए। अगर आपको बहुत सीवियर पेन है पीरियड्स में, तो आप उससे सफ़र मत करिए, क्योंकि इससे आपके वर्किंग आवर्स का लॉस होता है। और जब साइंस ने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कर लिया, आज हमारा देश मून पे जा रहा है, तो क्यों फिर हम उन पुरानी बातों में पड़े रहें कि हम ये ट्रीटमेंट लें, घरेलू ट्रीटमेंट लें और हम घर में रहें और हमारे वर्किंग आवर्स का लॉस हो। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।